20 मिनट के अंदर आज हम अपना क्लास 11th एसएचएम का टॉपिक कंप्लीट करते हैं नीट के लिए। इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके सारे फॉर्मूला शीट्स मिलने वाले हैं, यानी आपको सारे फॉर्मूला एक जगह एक वीडियो में मिलने वाला है विद बेसिक कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पढ़ाई में लगे अब सब इजी, अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है एंड देन देयर इज अ बॉक्स, तो क्या होता है, आप अगर इसे खींचेंगे तो क्या होगा, ये वापस से ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह होता है। ठीक है, आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया, आपने कितना डिस्प्लेस करके इसको खींचा, उसी फोर्स से ये वापस आता है अपनी प्लेस पे। यानी जो आपका उल्टा फोर्स लगती है दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि आपने इस डब्बे को, ये जो कि एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, आपने इसे खींचा, यहाँ पर ले आए, आपने जितनी दूर खींचा दैट इज एक्स डिस्टेंस, यानी कि एक्स कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाया आपने, एंड फिर ये डब्बा उतना ही जितना आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट कराया ना, उसी के नेगेटिव में फोर्स लगा के बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या करेगा, वापस से रीस्टोरिंग फोर्स के साथ ये वापस आ जाएगा। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आपके माइनस एक्स के, माइनस एक्स यानी कि आपने कितना खींचा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रीस्टोर होती है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग के कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑसिलेशन और एसएचएम में क्या डिफरेंस है ये समझ जाते हैं। तो देखिए, ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी कि अगर कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे टू फ्रो कर रही है, यानी कि कभी यहाँ जा रही है फिर यहाँ आ रही है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो गया, आपका ऑसिलेशन हो गया। लेकिन एसएचएम क्या है ना, ये ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन ये वाली लगती है। अगर ये वाली कंडीशन होती है ऑसिलेशन में, तो उस ऑसिलेशन को हम लोग एसएचएम कहते हैं। ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है, यानी कि समय के साथ होता है। जैसे अगर आप स्प्रिंग देखेंगे तो समय के साथ कभी इधर आएगा फिर इधर आएगा, ऐसे ऐसे पीरियोडिक मोशन होता है एसएचएम। अब अगले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे आते हैं। सबसे पहले आती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज डिनोटेड बाय इस वाले सिंबल से, और ये होती है अंडर रूट का के, ये वाला के स्प्रिंग कांस्टेंट का, एंड डिवाइडेड बाय एम, यानी कि आपके ये ब्लॉक का क्या मास है। ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा का स्क्वायर एंड एक्स क्या आगे माइनस लगा रहता है, तो दिस इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को कुछ इस तरीके से डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के टर्म्स में देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है भाई, एक्सेलरेशन ही है। और जब हम लोग ये माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो टोटल में 0 आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो और फॉर्मूलेज रेडी हो गए, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और एक एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब आपको ना क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कुछ आपको इक्वेशंस दे देगा एंड दे विल आस्क कि क्या ये एसएचएम है या नहीं है। तो उसके लिए चेक करिए क्या वो जो इक्वेशन दिया है वो साइन के टर्म्स में है या कॉस के टर्म्स में। अगर साइन या कॉस के टर्म में होता है तो वो एसएचएम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसे प्लस हो, यानी साइन प्लस में कॉस समथिंग समथिंग हो, तो यू हैव टू चेक कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हाँ, यहाँ देखिए ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए क्या है, ये जो आपका टोटल इक्वेशन है वो एसएचएम होगा। अगर यहाँ मान लीजिए ओमेगा था, यहाँ 2 ओमेगा रहता, तब ये और ये दोनों एसएचएम जुड़ के नहीं बनते, यानी ये टोटल में आपका एसएचएम नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं आपके साइन स्क्वायर अगर रहे या कॉस स्क्वायर रहे तो भी ये एसएचएम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी रहता है, देखिए साइन ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी में डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पर एक है तो ये क्या हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, और जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो स्क्वायर 2 बार हो जा रहा है, यानी कि जितनी देर में साइन ओमेगा टी अपना एक खत्म कर रहा है, उतनी देर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या कर रहा है, अपने 2 पीक बना ले रहा है। देखिए साइन ओमेगा टी जो होता है वो जितना एक जो कर रहा है, वही साइन स्क्वायर ओमेगा टी उतनी ही देर में उसके डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी बना ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको एसएचएम है कि नहीं ये फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, मगर अगेन मैं समझा रही हूँ, सब समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्या है कि ये है आपका एक नॉर्मल स्प्रिंग है एंड इससे एक डब्बा अटैच्ड है। ठीक है, आपने इस स्प्रिंग को खींचा, इधर खींच के यहाँ ले आए, और फिर तो क्या होगा, ये वाला जो डब्बा है ये वापस से रीस्टोरिंग फोर्स लगा के पीछे जाएगा, तो इस तरीके से पीछे जाएगा। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया कि ये है आपका मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके इधर और इधर क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इस तरीके से स्प्रिंग ऑसिलेट हो रहा है। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, व्हाट इज दिस, जिसका मतलब है आपका x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया है। जैसे आप इधर ले जाएंगे तो आपका x जो होगा वो बढ़ेगा, या इधर भी ले जाएंगे तो भी है ना, तो x की वैल्यू डिफरेंट होगी यहाँ पर, लेकिन इक्विलिब्रियम पे x इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है,
x इज इक्वल टू 0 पे यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 होती है। लेकिन वही जो आपके एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, ये वाला पोजीशन और ये वाले पोजीशंस पे क्या होता है, आपका v 0 हो जाता है, v 0 हो जाता है, मगर आपका एक्सेलरेशन इस वाले और इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम रहता है। तो ये याद कर लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जहां पर स्पीड मैक्सिमम हो रही है वहां एक्सेलरेशन 0 हो जा रही है, जहां स्पीड 0 हो रही है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जा रही है। यानी कि जो आपका v और a है, यानी आपकी जो स्पीड और एक्सेलरेशन जो है उनका फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट जिसको ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा फाई से। ये क्या है कि आपके स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच का गैप कितना है, 90 डिग्री का गैप है, यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब ये इंपॉर्टेंट एक और आ गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज नोट करते चलिएगा, जो भी आपको फॉर्मूलाज मैं दिखा रही हूँ ये फॉर्मूला नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो ये है आपका अगला फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो है आपका SHM का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यानी सब जगह आपको यही यूज करना रहेगा। x क्या है आपका, अगेन पोजीशन है, a क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, आगे आपको और समझ आ जाएगा। फिर साइन रहेगा ही रहेगा, देन आएगा ओमेगा टी प्लस यहाँ पर डेल्टा, ठीक है। ये जो ओमेगा टी प्लस में डेल्टा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज कहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई x है a साइन ओमेगा टी, बस इतना ही है। तो देखिए आपको फेज अगर चेक करना है तो इसका फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसका फेज है ओमेगा टी, यानी दोनों का फेज कुछ डिफरेंस है तो उसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। तो फेज डिफरेंस आपको समझ आ गया ना, आप कैसे देखेंगे कि कितना का फेज डिफरेंस है, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। आप एंड वाला देखिएगा इक्वेशन की, ये एंड वाला जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना, ये आपको फेज दिखाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, भाई ये टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये भी बता देती हूँ। देखिए एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हो जा रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अगेन आई रिपीट, देखिए एक ऑसिलेशन यानी कि मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, इसको ये यहां गया, फिर ये लौट के यहां आया, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसने कितना समय लिया, वो हो गया आपका टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, आपने 1 सेकंड का टाइमर शुरू किया, 1 सेकंड में कितना घूमता है, मान लीजिए ये है 1 सेकंड के अंदर इतनी बार घूम गया, तो ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, उसकी कितनी है, 3 फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, देखिए v रहेगा तो वेलोसिटी रहेगा, और ये देखिए थोड़ा सा ऐसे है तो उसको फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका टाइम पीरियड का उल्टा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, अगेन ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी भी लिखते हैं, ये भी अब अपने फॉर्मूला शीट में नोट करते जाइए। इसकी क्या यूनिट होती है, रेडियन पर सेकंड यूनिट होती है। और अगर आपको टाइम पीरियड को किसके टर्म्स में लिखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा है, तो आप क्या करने वाले हैं, टी को इधर भेजेंगे और ओमेगा को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा आपका टाइम पीरियड होता है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू, ये है कुछ आपका बेसिक मैथ जो आपको इस चैप्टर में जरूर होगी, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो यही जरूरत आने वाली है। अगर आपको कॉस थीटा के टर्म्स में गिवन हो तो उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस में पाई बाई 2 होता है ना। अगर आपको कॉस माइनस का कॉस थीटा में गिवन हो तो यहाँ पर बस माइनस पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर अगर माइनस का साइन थीटा गिवन हो तो थीटा प्लस में पाई होता है, ठीक है। ऐसे करके आप खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चैप्टर में आपको काम आने वाला है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये इसका होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो अभी के लिए बस इतना समझिए, ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब अगर कोई आपको बोले कि वेलोसिटी, वो निकाल के बताइए। जब आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई बटन पे लिंक दे दूंगी। तो उसमें क्या होता है, आप dx बाई dt यानी x का डिफरेंशिएशन जब टाइम के साथ करते हैं तो आपको क्या निकल के मिलता है, स्पीड निकल के मिलता है। सेम करेंगे हम लोग dx बाई dt, x क्या है आपका ये है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा a ओमेगा एंड देन cos ओमेगा t मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो v आता है वो आपका आता है a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 कैसे मिला, ये वाले फॉर्मूला का यूज करके। देखिए cos ओमेगा t था तो हमने cos को साइन में कन्वर्ट कैसे किया, cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपका थीटा प्लस में पाई बाई 2 कर देते हैं। तो इसमें थीटा क्या था आपका, ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2 करके आपने cos को साइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका v यानी कि आपका वेलोसिटी इतना होगा। वही एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस में
पाई हो जाएगा। फिर अगर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए रहेगी तो कैसे होगी, जब आपका साइन थीटा 90 डिग्री का होता है, जब साइन 90 डिग्री 1 बराबर होता है तो यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब साइन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है v की। वैसे एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर, ए आपकी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। देखिए ये जो आपको तीन फॉर्मूले मिले, एक x का, एक v का और एक a का, इससे आपको इन तीनों के बीच का फेज डिफरेंस पता चलेगा। देखिए आपको मैं फेज डिफरेंस कैसे देखते हैं वो बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2 है। तो देखिए x और v में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, बस पाई बाई 2 जुड़ा हुआ है, यानी कि किसने 90 डिग्री का डिफरेंस है x और v में। तो x से v जाने के लिए आपको पाई बाई 2 का यहाँ फेज डिफरेंस आता है। अगर आप देखेंगे कि इसमें और इसमें किसने का डिफरेंस है, तो देखिए अगेन पाई बाई 2 का डिफरेंस है। और अगर x से आपको एक्सेलरेशन के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, तो कितने का है, पाई का फेज डिफरेंस है, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब ये समझ आ गया, इसके बाद की सब चीज़ें आसान है। ये आपका लास्ट है जो कि आपको थोड़ा सा लर्निंग पार्ट लगेगा, नहीं तो आगे तो बहुत ईजी है, बस कंसेप्चुअल आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं a और x के बीच में ग्राफ। तो a क्या है आपका, यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बताया हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो प्लस सी तो कुछ है नहीं तो वो छोड़ दीजिए, इससे कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पे a आएगा, m क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और x अगेन ये हो जाएगा, और m क्या है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो अब माइनस होने के कारण हम जो आपका ग्राफ होगा इस तरीके से जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ a और x का। अब अगर v और x का कोई ग्राफ बोले तो क्या होगा, देखिए v और x का ग्राफ जो होता है वो एलिप्स शेप का होता है। और अब मैं आपको ये तीन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट दे रही हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। v जो है वो ओमेगा अंडर रूट का a स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर होता है। v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t होता है, एंड v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर यानी आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बाई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। अगेन तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने फॉर्मूला शीट में ऐड कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एक डब्बे को हमने खींचा तो ये ऑसिलेट करेगा, कभी ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, है ना, ऐसे होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें आप समझ सकते हैं। 1D में अगर आप इमेजिन करेंगे तो ऐसे मूवमेंट हो रही है, ऐसे मूवमेंट हो रही है, तो इसी को मैंने ऐसे किया। देखिए जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इतनी दूरी का डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या होगा आपका फाई 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कवर करेगा तो अगेन 90 डिग्री होगा, लेकिन टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ इसने 90 डिग्री कवर किया था, फिर यहाँ वापस आने में टोटल में इसने फाई 180 डिग्री कवर कर लिया, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर ये वापस इधर आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के अगेन जिस पॉइंट पे ये वापस आएगा दैट विल बी 0। तो फिर से देखिए ऐसे गया 90, फिर इधर आया 90, फिर इधर जाएगा 90, फिर इधर जाएगा 90 और फिर वापस आने पे क्या हो जाएगा, अगेन इसका 0 अब फेज डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसको इतनी दूर को हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे, ये एक एम्पलीट्यूड हुआ। अब आपको एम्पलीट्यूड समझ आ गया, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हुआ और ये वाला आपका नेगेटिव एम्पलीट्यूड हुआ, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव एम्पलीट्यूड हुआ। और अगर मैं बोलूँ कि ये आपका मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन थी तो ये हो गया a/2 और ये हो गया आपका a/2। तो एम्पलीट्यूड अब आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फेज कांस्टेंट क्या होता है, तो फाई जो होता है वो होता है ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये डेल्टा क्यों आ गया, ये होता है बेसिकली फेज कांस्टेंट। अब देखिए फेज कांस्टेंट का मतलब होता है अगर आपका फेज डेल्टा के बराबर होता है तो वो क्या होता है, आपका इनिशियल होता है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका ये जो फेज है वो आपके डेल्टा के बराबर है, यानी आपकी ऑसिलेशन की शुरुआत यहाँ ही से हुई है। लेकिन अगर कुछ डेल्टा है यानी कि आपका फेज डेल्टा के बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कुछ ऑसिलेशन यहाँ से शुरू हो सकती है ना भाई, जरूरी थोड़ी है हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही शुरुआत हो, क्या पता यहाँ से शुरुआत हुई या फिर यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये फेज कांस्टेंट यही दिखाता है। अगर टाइम 0 पे इनिशियली अगर फाई और डेल्टा सेम है तो ऐसा मानते हैं कि इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम से शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर कुछ फेज यानी कि आपका फेज कांस्टेंट कुछ है, यानी कि कहीं इधर उधर से इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर उधर से शुरुआत हुई है, ये समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके एनर्जी इन एसएचएम के बारे में जानते हैं। यानी कि आपका जब एसएचएम होता है, यानी आप ये देख सकते हैं पेंडुलम जब ऐसे 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 घूमेगा तो क्या होता है, जब ये अपने सबसे मेन पोजीशन पे रहता है तो ये क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है। वही जो आपने एक्सट्रीम्स पे जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी बीच में आने पे बढ़ जाती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, ठीक है। तो अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपके जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी का पीक आया है तो पोटेंशियल एनर्जी का
सबसे नीचे गया हुआ है। जब पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पीक आया है तो काइनेटिक एनर्जी नीचे गिरा हुआ है। यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी का पीक है तो काइनेटिक एनर्जी नीचे गिरा हुआ है। यही है आपका एनर्जी एसएचएम में कैसे होता है। अगेन आप 3 फॉर्मूलाज याद रखिएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एंड देन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स का स्क्वायर। देन टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल करेंगे तो आता है हाफ के ए का स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होता है। आपकी टोटल एनर्जी एसएचएम में कांस्टेंट होती है। अब देखिए एसएचएम में एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं तो खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हुआ घूम के तो फिर यहीं आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो 0 अपॉन में टाइम करेंगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी एसएचएम के लिए 0 आती है। एवरेज स्पीड जो होती है, अगेन ये फॉर्मूला नोट करने वाली है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 2v मैक्सिमम अपॉन में आपका पाई होता है। स्पीड अगर मैक्सिमम की बात की जाएंगे तो ए और एंगुलर ए एंड देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड मैक्सिमम, एंड टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। क्या है आपका, अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होता है आपका अंडर रूट का k बाई अंडर रूट का m होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो मैं आपको बता रही हूँ, याद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप वर्टिकल ऑसिलेशन कराते हैं एंड देन हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन कराते हैं तो देयर आर, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ का डिफरेंस है। जैसे कि आप देखिएगा, जब आप इस वाले केस में देखिएगा तो क्या होता है, ये हवा में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये डब्बा कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे 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 होगा। इसमें क्या है, ये ऐसे 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 होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि नेचुरल लेंथ जो इसकी होगी, ये वाली जो होगी वो होगी आपकी नेचुरल लेंथ, और ये जो होगी वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। लेकिन यहाँ आप देखिएगा ये जो मेन ब्लॉक है ये इसकी नेचुरल लेंथ है और फिर ये आगे पीछे होता है। समझ आया? तो डायग्राम से तो समझ आ ही जाना चाहिए कि क्या कहना चाहते हूँ। ये जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इसकी नेचुरल लेंथ नहीं है। नेचुरल लेंथ क्या है आपकी, ये नेचुरल लेंथ है। आपने इसे खींच के ऐसे नीचे किया है, अब ये ऐसे 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 घूम रहा है और आपकी इक्विलिब्रियम तो यहाँ है, ठीक है। जब ये हवा में ऐसे 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 घूमता है तो आपकी mg फोर्स नीचे खींच रही होती है। उसके बाद t जो होता है, इसमें जो टाइम होता है वो g के इंडिपेंडेंट होता है, यानी आपकी कितनी ग्रेविटी से खींच रही है उससे इसे फर्क नहीं पड़ता है। जो mg होता है वो चेंजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन t चेंज नहीं होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका ए का क्या फॉर्मूला होता है, y इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू mg बाई के होता है आपका ए का फॉर्मूला। ये अगेन अपने फॉर्मूला शीट में नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, जब हमने स्प्रिंग को एक बार पैरेलल अरेंजमेंट करेंगे, एक बार सीरीज अरेंजमेंट करेंगे। देखिए पैरेलल में क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग का कुछ k1 का स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कुछ k2 का स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कुछ m मास आपने लगा रखा है। तो देखिए अगर आप इसको इधर खींचेंगे तो ये वाला क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ये इधर 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 ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसका k1 और इसका k2 को क्या कर देते हैं हम लोग, डायरेक्टली जोड़ देते हैं वही। लेकिन सीरीज में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, k1 बाई k1 प्लस में 1 बाई k2 करते हैं। तो अगर सेम रहा, ये k और k सेम रहा तो k बाई 2 k इक्विवेलेंट के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये वही जो सेल का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन चलता है ना, वही सेम होता है, ठीक है। अब आपने k इक्विवेलेंट दोनों केस के लिए अगर आपने निकाल लिया तो फिर फाइनल फॉर्मूला आपका ये लगता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का m बाई k इक्विवेलेंट। m आपका मास हो जाएगा, आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट मिल जाएगा, एंड देन आपका k इक्विवेलेंट आप इस तरीके से फाइंड करेंगे वेदर इट इज पैरेलल या सीरीज के बेसिस पे। अगर आपने टाइम पीरियड निकाल लिया तो फ्रीक्वेंसी निकालना अगेन आसान हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड को उल्टा कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब बात करते हैं आपके सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHMs के बारे में। ये है आपका एक SHM, ये है आपका दूसरा SHM। इसमें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई ये डेल्टा क्या है। उतनी देर से जो मैं समझा रही थी, अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी हुआ तो अब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये y1 जो है ये क्या है आपका, ये है आपका a1, और ये जो y2 का इक्वेशन दिया है ये है इस वाले लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अभी क्या है, ये जो है, ये देखिए जो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं इसमें और इसमें, दोनों तो सेम ही है, डिफरेंस बस इतने का आ रहा है। ये जो डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल ही डेल्टा है, ठीक है। अब जब आपको इन्हें जोड़ना होगा तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन जब आप करेंगे, a1 है ये a2 है, दोनों को जोड़ने के लिए फेजर मेथड का यूज, दोनों को जोड़ेंगे तो जो आपका फाइनल वाला आएगा वो y क्या होता है आपका a साइन ओमेगा t प्लस में फाई क्या होता है, जो आपके a1 है और जो आपका फाइनल है उसके बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है, ठीक है। अब a जो है एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड निकलता है फेजर मेथड से, ये a1 का और a2 का, यानी ये a1 का कितना एम्पलीट्यूड है, ये इसमें कितना एम्पलीट्यूड है, जब आप यहाँ पुट करेंगे ना तो आपको फाइनल एम्पलीट्यूड मिलेगा, दैट इज अंडर रूट का a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर, a1 a2 कॉस, जब आप ये वाला जो एंगल है ना ये लिखेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, और एम्पलीट्यूड को आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आपको फाइनल ये
वाला जो आपकी लाइन है ना उसका आपको मिल जाएगा कि क्या है भाई SHM का इक्वेशन। अब बात करते हैं आपके लीनियर और एंगुलर SHM की। देखिए लीनियर SHM हम लोग तब से पढ़ रहे थे, लीनियर यानी कि आपकी सीधी सीधी हो रही है, एंगुलर SHM जो आपका पेंडुलम करता है, कुछ एंगल बना बना के SHM करता है। तो इसमें आपका टॉर्क होता है, टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ थीटा के, यानी कितना थीटा बन रहा है उसके माइनस में आपका टॉर्क बनता है। और यहाँ पर जब आपने लीनियर पढ़ा तो ये क्या होता था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था माइनस एक्स के। अब यहाँ पर जब अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर एंगुलर SHM में क्या आ जाता है आपका अल्फा आ जाता है, अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगेन ये दो फॉर्मूलेज याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, अगर स्मॉल एंगल होता है तो उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसके अगेन दो फॉर्मूलेज दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दैट इज अगर ओमेगा रहता है तो व्हाट इज दिस, अंडर रूट का G/L कहलाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G। G क्या है आपका ये ग्रेविटी जो खींच रहा है, और L क्या है आपकी लेंथ है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि इसका मास कितना है उससे इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, यानी आप ये कितने का आपने लगा रखा है फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अगेन दो आपके फॉर्मुलाइज हो गए। अब बस आपका ये लास्ट टॉपिक है कि भाई ये डैम्ड SHM। अब SHM जब होता है, जैसे अगर पेंडुलम ही देखिएगा, पेंडुलम हिलते हिलते धीरे 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 करके एक जगह पे रुक जाता है, खत्म हो जाती है उसकी एनर्जी। क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप एम्पलीट्यूड चेक करेंगे, जब आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे धीरे 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 ऐसे 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 कम होते जा रहा है, यानी विद टाइम डिक्रीज हो रही है आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। एंड देन अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग एम्पलीट्यूड के स्क्वायर और टी का ग्राफ निकालेंगे भी तो भी आपको सेम यही ग्राफ दिखने वाला है। अब अगर कोई बोले कि एनर्जी का ग्राफ टाइम के साथ बताइए, तो क्या है, देखिए एनर्जी होता है हाफ के ए का स्क्वायर, तो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ए के स्क्वायर से, यानी आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए आपकी एनर्जी का भी ग्राफ, अगर कोई बोले कि एनर्जी और टाइम का ग्राफ SHM के लिए क्या है, तो वही सेम ग्राफ है जो आपके एम्पलीट्यूड स्क्वायर का ग्राफ है, यानी कुछ इस तरीके से है कि विथ टाइम आपकी एनर्जी घटते जा रही है। तो दिस इज इट। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।